हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रॉम टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जो यूनिट नंबर 2 में है आपका। इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने FW टेलर्स के हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा था कि एक्चुअल में उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल दिए जो हमारे साइंटिफिक साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अब हम आज देखेंगे फेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फेयर्स ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं। फेयर्स ने यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया है कि एक्चुअल में आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स के साथ में प्रॉब्लम्स आती है, मैनेजर्स को फॉलो करने होते हैं, वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल लिया है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम का विभाजन कर देना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बड़े बड़े काम होते हैं, है ना, क्योंकि छोटे काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन तो बनता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है, ठीक है, जो बड़े बड़े काम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। और डिवाइड ऐसे करना कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए स्किल हो, मतलब कि परफेक्ट हो, वो काम को उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना। ठीक है, ताकि क्या हो, काम का जो आपका काम है, आपका जो वर्क का वेस्टेज ना हो। ठीक है, और आपका जो टाइम है वो टाइम भी क्या हो, बचे। ठीक है, और क्या इफिशिएंटली बढ़ती है, इसमें काम की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे फेयर्स ने इस प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि आप अपने काम का डिवीजन कर दीजिए ताकि आपका जो काम है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सेकंड जो प्रिंसिपल दिया था इन्होंने, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स होता है, अथॉरिटी का मतलब बताया है यहाँ पे पावर से। ठीक है, पावर टू गिवन। ठीक है, पावर देते हैं आप, अथॉरिटी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी काम करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां देते हैं कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। तो आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को क्या करके चलना होता है, बैलेंस करके चलना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अथॉरिटी पे दे दिया लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि अथॉरिटी मिलने की वजह से वो आपका वो अथॉरिटी का मिलने की वजह से क्या यूज कर सके, मिसयूज कर सके। ठीक है, मतलब ज्यादा फायदा उठाया जाए। अथॉरिटी मिल गई है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं है तो आप मिसयूज कर ले। इसलिए क्या बोला गया है, फेयर्स ने बताया है कि अथॉरिटी के साथ साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप अथॉरिटी दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया आपने, उसको अथॉरिटी नहीं दिया कि आप अपने डिसीजन ले सके। इसलिए आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है, थर्ड जो प्रिंसिपल दिया उन्होंने, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सभी को पता है, अनुशासन से। और ये यहाँ पे बताया है डिसिप्लिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्होंने कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, जो भी नियम कानून बनते हैं, तो उसको आपको फॉलो करना होता है। आपको फॉलो रूल्स करने होते हैं, एंड आपको प्रॉपर वहां पे क्या करना है, बिहेवियर अच्छे से, आपको ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके वहां पे मतलब अनुशासन के साथ में काम होना चाहिए, हर काम में फोकस के साथ में आपका काम होना चाहिए। क्योंकि सभी को पता है कि डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इन आवर लाइफ के लिए भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ठीक है, कि डिसिप्लिन के साथ जो भी काम होता है वो हमेशा मतलब पॉजिटिव वे के साथ में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए हमको डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, कमांड का मतलब होता है आदेश। ठीक है, यूनिटी मतलब एकता। आपकी जो कमांड है उसमें भी एकता होनी चाहिए। कैसे? कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर के, एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, अलग अलग बॉस नहीं होना चाहिए। उसमें क्या हो जाता है, आपका जो एम्प्लॉय है कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल के देखते हैं कि मैनेजर और सुपरवाइजर्स दोनों एक वर्कर को डिसीजन आपके वो क्या दे रहे, काम दे रहा है। ठीक है, मैनेजर भी काम दे रहा है और सुपरवाइजर भी काम दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है कि वर्कर जो है कंफ्यूज हो जाता है, सुपरवाइजर की सुनूं या मैनेजर की सुनूं, सुनना तो उसको दोनों की है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप हो जाते हैं इनके बीच। क्योंकि अगर मैनेजर का सुनता है तो सुपरवाइजर नाराज हो जाता है, सुपरवाइजर का सुनता है तो मैनेजर नाराज हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे फेवर्स ने यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब बोला है कि आप जो पर्टिकुलर एक जो कमांड है उसको आप क्या करते हैं, एक पर्सन के ऊपर ही फॉलो करना होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, दो बॉस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब फिफ्थ प्रिंसिपल देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है,
कमांड, जो यूनिटी ऑफ कमांड का अपोजिट होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए, और यहाँ पे बोला गया है कि आपका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक मतलब कि जो डायरेक्शन आपने जो दिया है उसमें भी एक एकता होनी चाहिए, कि आप कई सारे चीजों को तो फॉलो करके चलते हैं, ठीक है, बट लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने गोल बनाया हुआ है उसको आपको अचीव करना, एक ही डायरेक्शन में आपको अचीव करना है, ठीक है। मतलब आप काम को चाहे कैसे भी तरीके से करें, लेकिन आपका एक ही लक्ष्य, एक ही गोल होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ठीक है। सिक्स प्रिंसिपल है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप सिर्फ सेल्फिश होके सोचते, अपने हित के बारे में सोचते। जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप पूरे कंपनी को साथ लेके चलते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हित सोचते हैं, ठीक है। इसमें फेयर्स ने इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि आपको अपने फायदे के लिए कंपनी का नुकसान हो, ये चीजें गलत है। अगर आपका फायदा हो रहा है, कंपनी का भी फायदा हो रहा है, तो ये चीजें सही है, ठीक है, मोर देन बेटर। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका फायदा हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो ये चीजें गलत होती है। आपको ये चीजें को ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, कंपनी के फायदा को, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी आपको देनी है कंपनी के फायदे को, ठीक है। अब सेवन प्रिंसिपल देखते हैं, सुटेबल एंड एडवोकेट रिम्यूनरेशन, ठीक है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसको आप सेटिस्फाई जो वो हो सके वैसी सैलरी प्रोवाइड करें, उसके अकॉर्डिंग, उसके काम के और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके उसके स्किल्स के अनुसार में उसको सेटिस्फाई, उनको सैलरी प्रोवाइड करनी होती है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि आपके अगर वो कंपनी में क्या अच्छा काम करता है और अच्छे तरीके से फोकस अपने 100% देता है, तो आपका भी फर्ज होता है कि आप उसको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने लाइफ में जो भी अपने अच्छे से वो सरवाइव कर सके, ठीक है। और रिम्यूनरेशन का मतलब भी ये भी होता है कि उसमें चीजें आ जाती है, जैसे आप एक तो सैलरी भी आ जाती है, देन वेस्टेज आ जाता है, और क्या हो जाता है, बोनस आ जाता है। तो आप अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम में प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना 100% हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दे, अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में क्या करे, हमारा साथ दे, ठीक है। सेवन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब होता है एट प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल में जो होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर रहता है डिसीजंस लेने का, मतलब वही डिसीजन ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता है, वही अपने डिसीजंस, उनके पास ही अथॉरिटी रहती है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि टॉप लेवल वालों के पास तो रहती है, बट लेकिन लोअर लेवल वालों को भी कुछ अथॉरिटीज रहती है कि कहीं वो अपने डिसीजंस ले ले, तो ये क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे फेओल्स ने इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताए हैं कि आपको सेंट्रलाइजेशन को तो अथॉरिटी रहती है, बट आपको डिसेंट्रलाइजेशन को भी अथॉरिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी काम अगर आपको डिसीजन लेना है, जैसे लोअर लेवल में कोई काम हो रहा है, आपको डिसीजन लेना है, तो आप सबसे पहले फिर टॉप लेवल सेंट्रलाइजेशन में जाएंगे, टॉप लेवल वालों को पूछेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, टाइम डिले हो जाता है। मतलब कि डिले हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी जो अपने पास जो अपॉर्चुनिटी वो छूट जाए, कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आप डिले हो जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी क्या हमारे यहाँ से छूट जाती है। इसलिए क्या बोला गया कि सेंट्रलाइजेशन के पास तो अथॉरिटी रहती है, बट लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन वालों के पास भी कुछ अथॉरिटीज रहना चाहिए, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज है वो जाए ना, ठीक है। अब देखते हैं नौवा, जो 9 नंबर का जो प्रिंसिपल है, 9 नंबर प्रिंसिपल स्केलर चैन। स्केलर चैन प्रिंसिपल्स मीन्स होता है कि आपको जो भी काम करना है स्ट्रेंथ से करना है, 1 to by 1 आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से आपको लोअर लेवल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एक आप हायरार्की बना के काम करते हैं, आप एक चैन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अब 9 प्रिंसिपल देखते हैं, स्केलर चैन। स्केलर चैन प्रिंसिपल्स मीन्स होता है कि आप जो भी काम करते हैं वो आप हायरार्की बना के एक आप श्रृंखला पे काम करते हैं, एक चैन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लेवल बनाए हैं, 3 लेवल में फर्स्ट हो जाता है हमारा टॉप लेवल, ये हमारा हो जाता है मिडिल लेवल, एंड ये हमारा हो जाता है लोअर लेवल, ठीक है। यहाँ पे 3 लेवल्स में हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट है डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग ने A B C D, इधर A B C D, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, डिवीजन, यहाँ पे हम लोग ने एक स्टेट बना दिया, एक श्रृंखला बना दिया, एक चैन बना दिया कि टॉप लेवल के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो पहले मिडिल लेवल वाले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लोअर लेवल वाले, मतलब कि पर्सन टू पर्सन सारे वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन जाएंगी, ठीक है। और जो भी लोअर लेवल से जो रिस्पॉन्स आएगा वो टॉप लेवल तक, तो पहले मिडिल में जाएगा फिर टॉप में जाएगा। मतलब कि यहाँ पे भी जो भी वर्कर्स रहेंगे उनको हर एक वर्कर को क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सही काम है कि हर एक वर्कर को अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तो काम क्या होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेकिन क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ तो काम तो अच्छे से हो रहा है, सब वर्कर को इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, बट इसमें क्या हो जाता है, टाइम क्या होता है, ज्यादा लग जाता है। ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर एक पर्सन पे इन्फॉर्मेशन अगर हम भेजते हैं तो टाइम ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे फेओल ने एक प्लान बताया हुआ है, गैंग प्लान करके। गैंग प्लान आप अपना सकते हैं, क्यों, कब अपना सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में अपना सकते हैं। गैंग प्लान का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इमरजेंसी में उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप ऐसे नहीं कि क्रॉस करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, नहीं, आप जैसे सी है, सी को ही यहाँ पे इमरजेंसी में वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये क्या होता है, गैंग प्लान। और गैंग प्लान तब ही कर सकते हैं जब आपके बॉस की अथॉरिटी हो, आपकी बॉस की मंजूरी हो, ठीक है। आपके बॉस को बताकर ही आपको गैंग प्लान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में हम लोग गैंग प्लान करेंगे, लेकिन हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, पर्टिकुलर एक पर्सन के पास आपकी जो है इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, चैन के रूप में हम लोग चैन के श्रृंखला एक हायरार्की बना के काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 10th प्रिंसिपल बताया है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आदेश से नहीं होता है कि सिर्फ आप आदेश दे रहे, इससे बोला नहीं गया है। ऑर्डर प्रिंसिपल्स में होता है व्यवस्था, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें रखी हो अपनी जगह पे रखी हो। आपको ऐसा नहीं कि आप वहां जा रहे हैं ढूंढ रहे हैं, ऐसे चीजें नहीं, आपको वहां पे व्यवस्थित तरीके से रखी गई चीज हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो या फिर आपके वर्कर मतलब कि सही व्यक्ति को सही काम के अकॉर्डिंग उसका काम देना, तो ये भी क्या हो जाता है, एक व्यवस्था हो जाती है ना। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक होता है मटेरियल ऑर्डर, जिसमें आपको जो चीजें, जो वस्तु जहां होनी चाहिए सही स्थान पर वहां रखी जाए। और दूसरा हो जाता है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर में होता है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए सही हो वहां पे वो उसको वाला स्थान दिया जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्डर भी समझ आया होगा। अब हो जाता है 11 जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता, आपके ऑर्गेनाइजेशन में समानता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो रूल्स रेगुलेशन आपके एक वर्कर के लिए बनता है वो हर वर्कर के लिए फॉलो होना चाहिए। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो चीजें के ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन बनी है वो सभी के साथ में वैसे ही फॉलो होना चाहिए, किसी के साथ में कम ज्यादा ऐसे नहीं, वहां पे आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको फेयर ट्रीटमेंट करना है, सभी के साथ में इक्विटी के साथ में आपको वहां पे फॉलो करनी है चीजें, ठीक है। समानता सभी को देना है, किसी को आप कम ज्यादा ऐसे नहीं कर सकते हैं। 12 प्रिंसिपल जो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इट्स मीन इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करने आता है तो आपको उसको टाइम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके वो काम को समझे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन को समझे कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ऐसे नहीं कि आप वो आया 2 से 3 दिन काम किया, आपको काम समझ नहीं आया तो आपने निकाल दिया, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसको टाइम देना है आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझने का, आपके काम को समझने का। इसलिए फेवर्स ने इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताया है कि आपको पर्टिकुलर एक जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो जो एम्प्लॉय है आता है न्यू, जो मेंबर आपके यहाँ पे ज्वाइन होता है, तो आपको उसको टाइम देना है आपके कंपनी को समझने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। अब जो 13 प्रिंसिपल है एंडेटेटिव प्रिंसिपल्स मीन्स होता है कि आपको वर्कर्स की भी सुनना चाहिए कि अगर उनके ओपिनियन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अगर वो आपकी मदद करते, तो आपको क्या करना है, आपके वर्कर्स की ओपिनियन को भी सुनना है। आपको हर एक वर्कर को समान भाव से उसके मतलब अपने विचार को रखने का उनको क्या अथॉरिटी देनी चाहिए, ठीक है। कि ताकि क्या हो जाए कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे माइंड में नहीं आता वो हमें कोई अच्छा कोई दूसरा बता देता है। इसीलिए क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक वर्कर, क्योंकि
क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करता है ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा बुरा चाहेगा तभी तो अपना ओपिनियन देगा। इसलिए क्या होता है कि वर्कर को भी अथॉरिटी देनी, मतलब अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना ओपिनियन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा बुरा सोच सके और उसका उनके डिसीजन को भी फॉलो करने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। 14 प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी क्रॉप्स। एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है, इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको जो भी काम करना है पर्टिकुलर इंडिविजुअल होके नहीं करना है, आपको टीम की भावना रखनी है अपने अंदर, एकता की भावना रखनी है। क्यों? क्योंकि टीम के साथ में अगर आप टीम एक समूह बना के काम करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाते हैं और काम सही टाइम में भी हो जाता है, जिसमें आपकी इफिशियंसी एंड इफेक्टिवली दोनों क्या हो जाती है, मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब ही बोला गया है कि आपको टीम की भावना रख के काम करना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं चला सकता, आपकी पूरी टीम चलाती है। हर डिपार्टमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे होते हैं, तो सभी की क्या रहना है, यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, इसी को बोला गया है। आप अपने टीम बनाकर आप काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, जल्द अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, फेओस के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग ने यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअल में ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर जगह ये 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 14 प्रिंसिपल्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके काम में क्लैरिटी रहती है। आप काम किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन चलता है ये आपका यहाँ पे अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को फेओस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।